नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। आए दिन हम देख रहे हैं कि हवा में गंदगी फैल रही है। CO2 का जो मात्रा है वो बढ़ रही है, जिससे कि हम लोगों को जो नागरिक हैं या जो इंसान हैं, सामान्य इंसान है, गरीब हो या अमीर हो, उन सभी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो नदी का पानी है वो प्रदूषण के कारण, कचरे के कारण दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि खतरनाक गैसेज होते हैं वो हवा में मिश्रित हो रहे हैं, घुल रहे हैं, और हमें श्वसन से संबंधित, सांस लेने से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो रही। जो हवा का AQI है, जो हवा को मापने वाला जो मेजरमेंट है, वो हमें बहुत ही खतरनाक सूचना देता है कि हमारा जो हवा है वो बहुत गंदा हो चुका है, सांस लेने लायक नहीं है। नदी का पानी जो है वो बहुत गंदा हो चुका है प्रदूषण के कारण। और जो हमारे आसपास के इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वो प्रदूषण के कारण बीमारियां हमें रिजल्ट में दे रही हैं। तो इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चाहे वो इस देश के या पूरी दुनिया के युवा हों या छोटे बच्चों को भी हमें प्रेरित करना है कि हमें अपने वातावरण को कैसे दूषित होने से बचाना है, जिससे कि हम अपने वातावरण से आगे भी, भविष्य में भी, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस स्वच्छ वातावरण का लाभ मिल सके, और वो खुली हवा में, ठंडी हवा में और साफ़ हवा में खुलकर सांस ले सके और जी सकें, इसकी उन्हें अधिकार मिल सके। इसके लिए हम आज बात करेंगे। तो हम जब भी अपने शहर में बड़े बड़े हाईवेज, बिल्डिंग्स या बहुत बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ये जायज़ बात है कि खुशी तो होना चाहिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, ये 4 लेंथ बड़े बड़े सड़कें बनती हैं, और ये जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं वो बहुत सारे पेड़ पौधों को काट करके वहाँ जो है अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने कंपनी के लिए उसको स्थापित करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या हम बिना पेड़ पौधों को काटे क्या विकास नहीं किया जा सकता है देश में? बिल्कुल किया जा सकता है। आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कंक्रीट का जंगल बनाकर ही किया जा सकता है, पेड़ पौधों का विनाश करके ही किया जा सकता है, या नदियों को गंदा करके ही ये किया जा सकता है, या हवाओं में जहर घोल के किया जा सकता है। इन सभी ज़रूरी बातों पर हम इको फ्रेंडली वातावरण के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग सोचते हैं कि फैक्ट्रियों को बंद करना होगा, गाड़ियों को बंद करना होगा, नहीं चलाना है हमें। इससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्या हम गाड़ियाँ नहीं चलाएं अगर पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है? तो यही आपका सवाल होगा। आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं? जो EV है, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वातावरण में पेट्रोल की धुआं, डीजल की धुआं ना फैले, हवा गंदी ना हो। इससे हम गाड़ियाँ भी अपनी गाड़ियों की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी विकास के नाम पर शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट कैसा? तो जहाँ नदियों का रास्ता, जहाँ नदियों का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा है, जिस नदी में बरसात के दिनों में बाढ़ आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, वहाँ हम गांव बसा दिए हैं। उस नदी का पानी का अच्छे से अच्छे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि उसका बांध बनाकर बंजर इलाकों में पानी पहुँचाया जा सके। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को भी बचाया जा सकेगा, और जहाँ पानी नहीं है, पानी की किल्लतें हैं, वहाँ भी पानी पहुँचाया जा सकेगा। दूसरा कि ये कि हम अपने घर से ही पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले कि हमें गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग रखना चाहिए। गीले कचरे को ग्रीन डस्टबिन, जो हरा डस्टबिन होता है, उसमें रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने जो ज़मीन है, ज़मीन की मिट्टियाँ है, उसको उर्वरकता उसका बढ़ा सकते हैं, फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जिसमें और भी ज़्यादा फसलें उगाने की क्षमता होंगी।
जो आपके घर में जो सब्जियां बची कुची रहती हैं, खाना बच जाता है, उसको एक मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसमें डाल दें। वहाँ की मिट्टियाँ 1-2 महीने में अपने आप ही उर्वरक हो जाती हैं। इससे हम कचरे का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। और दूसरा जो डस्टबिन है वो है ब्लू डस्टबिन, नीला डस्टबिन, कचरे का डब्बा। उसमें हम कागज़, कार्टून, ये प्लास्टिक जो भी चीज़ है उसको हम लोग उसमें डाल सकते हैं, जिसको हम बाद में चलकर उसका रिसाइकल करके पुनः दूसरा सामान उसको बना सके, निर्माण कर सके और उसका पुनः उपयोग में ला सके, जिससे कि नए ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का निर्माण बंद हो और जो है प्लास्टिक बस उसी का रिसाइकल कर करके हम लोग यूज कर सकें। नए प्लास्टिक का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। और प्लास्टिक की बात, तीसरा नंबर ये सिंगल यूज प्लास्टिक, जो काली वाली पन्नी आती है या सफ़ेद वाली, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो मिट्टियों में जा कर के दब जाता है और सालों साल वैसे ही बना रहता है, वो कभी डिकम्पोज नहीं होता। और मिट्टियों की जो उर्वरकता की क्षमता होती है, उर्वरकता की क्षमता उसको घटाते रहती है, जिससे कि फसलें कम होंगी, अनाज कम होंगी और जनसंख्या बढ़ रही है जैसे कि हम जानते हैं। तो जनसंख्या को खाने के लिए कहाँ से फसलें आएंगी? एक आने वाले समय में जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिलने वाली संभावना दिख रही है। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने देश भारत में एक न्यूज़ सुना कि अरावली पर्वत की जो 100 मीटर या उसके बराबर से जो ऊपर की जो पर्वत श्रृंखलाएं होंगी उन्हीं को अरावली पर्वत के श्रेणी में रखा जाएगा। बाकी सारी जो 100 मीटर से कम की जो पर्वत होंगी उन्हें अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसका साफ साफ कहने का ये अर्थ है कि इन पर्वतों को बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनको उत्खनन के लिए दे दिया जाएगा। और वे जो है 100 मीटर से जो 95 मीटर, 98 मीटर, 99 मीटर जो भी पर्वत श्रृंखला है उसको काट करके वहाँ से जो भी खनिज है उसको वे अपने लाभ के लिए यूज कर सकें। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला था? सबसे पहले तो वहाँ बहुत सारी संख्या में पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे वातावरण को ठंडा रखने के लिए, हमें ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस है ऑक्सीजन, उसको प्रदान करने के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। और दूसरा कि हम ये राजस्थान की जो उड़ती हुई धूलें हैं पश्चिम इलाके की, उसको अरावली पर्वत के पूर्व के इलाकों में आने से उसे अरावली पर्वत रोकता है, जिससे कि अरावली पर्वत के पूर्व में जो स्थित राज्य हैं या यूनियन टेरिटोरीज है उसमें अधिक पॉल्यूशन ना फैल पाए, धूल ना आ पाए, जिससे फसलें ना खराब हो। इन सब चीज़ों के लिए अरावली पर्वत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे इतने बड़ी जनसंख्या का ज़िंदगी दावे पर आ जाए। हम सभी जिंदा रहेंगे तभी हम लाभ का प्रयोग कर पाएंगे। अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो हमें लाभ कौन देखने आता है? और सबसे बड़ी बात ये कि लाभ आपको नहीं होगा। क्या लाभ हो रहा है? आपके बेटे, आपके आसपास के लोग सब तो बेरोजगार बैठे हैं, कैसे तैसे गरीबी में ज़िंदगी कट रही है, बस कट ही रही है। और अमीर आदमी हमारे जो पर्यावरण प्रकृति के द्वारा दिया गया जो विरासत है उसको काट काट करके अपने निजी उपयोग के लिए खुद अमीर हो रहे हैं। उनको क्या, वो तो यहाँ से प्रकृति का साफ सफाई, जंगलों को काट के, पहाड़ को काट के, नदियों को ख़राब करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और नदियों को ख़राब करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री और अपने कंपनी स्थापन के लिए पेड़ पौधे जो पूरा जंगल का सफाई कर देते हैं, पहाड़ सफाई कर रहे हैं खनन के लिए। और वे जा करके आउट ऑफ इंडिया जहाँ हरी भरी जगह होंगी, जहाँ की सरकारें, जिस देश की सरकारें जागरूक होंगी, वहाँ अपने इलाके को हरी भरी रखी होंगी, ये जो अमीर आदमी है भारत से निकल कर वहाँ बस जाएंगे और अपना ज़िंदगी बढ़िया से काटेंगे और इनके आने वाली पीढ़ियाँ भी वहीं रहेंगी। रह गया कौन भारत में? हम लोग, हम आम जनता, हम लोग गरीब जो व्यक्ति हैं, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वे रह जाएंगे। आप और हम आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते बसने के लिए। इसलिए हमें जागरूक होना होगा। अगर कोई हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो हमें इसका खुलकर विरोध करना होगा। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो हमें सरकार के सामने आवाज़ भी उठानी चाहिए। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हम विकास कैसे कर सकते हैं, इसे एक शब्द में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें हम लोग पर्यावरण को साथ बनाए रखने के साथ विकास कर सकते हैं। जैसे में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ड है जिसके अंतर्गत हम जो भी हमारी सरकारें सड़कें बनाती हैं
टू लेंथ 4 लेंथ जो भी बनाती हैं, उसे सड़कों के बीच या किनारे किनारे पेड़ पौधे के लिए जगह छोड़नी चाहिए। उसमें मिट्टियाँ डाल करके उसमें फलदार छायादार पेड़ उगाना चाहिए। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारे शहर में बहुत कम पेड़, गर्मी का धूप होता है, उसको अगर हम लोग एक मकान के नीचे, एक बड़े से बिल्डिंग, कंक्रीट बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़े हो जाए छाँव के लिए, छाँव मिलेगी, लेकिन वो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। और वही अगर हम एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उसी सेम गर्मी टेम्परेचर में जाके बैठे तो हमें बहुत कुछ राहत मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं। यही छायादार, दो चीज़ छायादार है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आए दिन देख रहे हैं कि हमारे देश में जो जंगल के इलाके हैं उसको काटे जा रहे हैं। बेचारे बेजुबान जानवरों को, उनके घर को छीना जा रहा है। हमें इसका विरोध करना चाहिए, हमें खुल करके और साहस के साथ सामने आना चाहिए। ये जो कोल माइनिंग का खनन है, इससे लाभ जो है ज़्यादातर कंपनियों को ही होता है, वो अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। देश को बहुत ही कम लाभ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकारें उनसे कनेक्शन बना के रखती हैं, जिससे कि उनको चुनाव में अपने अपने उनके हित में काम देते हैं ये कंपनियां। इसलिए वे लोग हमें, आम जिंदगियां जो हैं, आम नागरिक हैं, जो हम लोग जो नागरिक हैं इस देश के, उनकी जिंदगियां जो सरकारें हैं और कंपनियां हैं वो दावा पर लगा देती हैं। बस आप शांत रहिए, बेरोजगारी में जिए, 2 टाइम का खाना रूखा सूखा मिल रहा है खाइए और अपना ज़िंदगी व्यतीत कीजिए, मर जाइए। बस उनको यही चाहिए, आप आवाज़ नहीं उठाइए तो वे खुश हैं, आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं आप आवाज़ उठा दीजिए, आपकी ज़िंदगी दावे पर आ जाती है। आप, हो सकता है आपको मार दिया जाए, आपको शांत कराने के लिए आपके परिवार की ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन कब तक सब कोई शांत रहेगा? एक ना एक दिन तो मरना ही है। जब ये सारी प्रकृति उजड़ जाएगी तो भी तो आदमी मरे जाएगा ही। तो क्यों ना साहस की आवाज़ उठाकर सही बात कह करके अपनी जान को कुर्बान किया जाए, अपने देश के लिए शहीद हुआ जाए। दूसरा है कचरे से कनक, यानी कि जो वेस्ट है उससे हम सोना के समतुल्य ही वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? जो हमारे घर के गीले कचरे हैं, जैसे कि पहले ही मैंने बात किया था, जो भी हरी भरी सब्जियाँ के जो बचे कुचे अवशेष होते हैं या खाना अगर बच जाता है तो हमें उस खाने को इधर उधर ना फेंक के उसे इस कचरे को हमें मिट्टी ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें डाल देना चाहिए। इससे जो उस ज़मीन की उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है, वो मिट्टी और भी ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि जैसे सोलर एनर्जी का यूज करना। पानी जो है वो बिजली उत्पादन के लिए यूज किया जाता है, कोयला भी यूज किया जाता है, लेकिन ये इससे जो है हमारे जो पानी है वो गंदे होते हैं। कोयला से हवा में प्रदूषण फैलता है, कार्बन की जो मात्रा है वो हवा में फैलती है, जो धुआं राख उठता है हवा में, हवा प्रदूषित होता है। और इसके बजाय हम लोग बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के लिए पीएम सूर्य योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना चल रही है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। इससे अगर आप अपने छत पे अगर सोलर पैनल यूज करते हैं तो जितना ज़्यादा उसमें बिजली प्रोड्यूस होगी, आपके यूज भर का आपके घर में रह जाता है और जो एक्स्ट्रा रहता है आप उसे बेचते हैं सरकार को और उसके लिए आपको पैसा मिलता है। और हाँ, एक भ्रम ये भी रहता है हमारे दिमाग में कि अगर बरसात होगी तो फिर सोलर पैनल कैसे काम करेगा। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गया है। सोलर पैनल को जो है बिजली इंस्टीट्यूट है वहाँ से जोड़ दिया गया है। जैसे आप ज़्यादा बिजली होता है तो आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं और बाकी बिजली जो बेचते हैं तो उसका पैसा मिलता है। तो ऐसे ही रिवर्स चलता है, जब आपके यहाँ बिजली बरसात के दिन में नहीं बनता है तो वहाँ से बिजली कंपनियाँ आपको बिजली देती हैं। ये जो कनेक्शन है सोलर पैनल आपके घर में जो है सेट होने के साथ ही सेट हो जाता है, आपको दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बरसात के दिन में भी आपको बिजली मिलती ही रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और दूसरा है वाइन एनर्जी, जो हवा की चक्की है, जो हवा चक्की है, इससे भी हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो ना लीडर हूँ, ना एक बड़ा इंजीनियर हूँ, ना ही एक बड़ी कंपनियाँ हूँ, ना ही मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन
आप ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि छोटा, हाँ, एक महात्मा गांधी जी की कहावत है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वो बदलाव आप पहले खुद में लाइए। तो अगर आप जागरूक होंगे तो आप सरकार और कंपनियों द्वारा जो बनाए जा रहे जनता के विरोध में जो अधिनियम है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और उस अधिनियम को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आपको जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आज से हम 3 संकल्प लेते हैं। सबसे पहला संकल्प है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना। जब भी हम मार्केट जाएं, अपने साथ कपड़े का एक थैला ले जाएं। कपड़े का थैला बार बार यूज हो सकता है, और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे आप बस एक ही बार यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं। वो जा कर के ज़मीन जो है हमारी धरती को ख़राब करता है, नुकसान पहुंचाता है, और जो फसलें हैं उसे उगने की क्षमता को कम कर देता है। दूसरा कि ये पानी का जो बर्बादी है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर गाड़ी को धोना है, कार को धोना है, या कोई बाइक भी धोना है, तो हम पाइप लगा देते हैं और पाइप इधर का पानी उधर गिरते रहता है और पानी बर्बाद होते रहता है। इसके बजाय हम बाल्टी मग्गा का यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी का प्रयोग करें। नल को जब ज़रूरत हो जाए, ज़रूरत का काम हो जाए उससे, तो बारिश का पानी जो है इकट्ठा करके उसे अंडरग्राउंड वाटर में पहुँचाने का उसकी व्यवस्था करें, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है बढ़ सके और हमारे कल में पानी आ सके। मोटर्स द्वारा अंडरग्राउंड वाटर से पानी खींचा जा सके, और ये बहुत ज़रूरी है। वाटर रिसाइकल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी जो है वो कंक्रीट के फर्स्ट पर ही रह जाता है तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कम होते जाता है, और हमारे कल जो हैंड पंप है उसमें पानी आने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है, और कई जगहों पर तो पानी आता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है, जिसके लिए लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ता है, और वो जो पानी है वो बहुत महंगा हो जाता है। और पानी ऐसा ज़रूरत का चीज़ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, आप इसमें मैनेज नहीं कर सकते हैं। पानी पीना ही है और पानी से सब काम होता है, पीना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, नहाना। इसलिए पानी का हम लोग शुरू से ही कोशिश करें कि जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज करें। उसके बाद पानी को सेव करें। सेव वाटर, सेव लाइफ। हम लोग ये तो शुरू से ही ग्रीनरी से भरपूर और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए और अपने आसपास का वातावरण ठंडक रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक पौधे की जिम्मेदारी लीजिए और एक पौधा लगाइए, और उसको एक अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं वो ना ही कटें। अगर एक पेड़ कट रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहाँ पर 3 पेड़ लग जाएं। इससे है कि जो भी, जैसे कि हम जब जन्मे तो हमें हमारा जो वातावरण था अभी की तुलना में बहुत ही अच्छा था, ठंडा था, सब कुछ साफ सुथरा था। हम बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा वातावरण में कितनी गंदगियाँ फैलती जा रही हैं। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को इतना गंदा वातावरण देना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज इससे ही पर्यावरण को बचाना, यानी पेड़ पौधे को लगाना, नदियों को साफ रखना, आसपास प्रदूषण ना फैलाना, हवा में जो गंदे पेट्रोल के धुआं है, और डीजल के धुआं है, जलावन है, इन सब को कम से कम यूज में लाना, और इसके जगह ऑप्शनल जो है विंड एनर्जी का प्रयोग करना बिजली की जगह पर, बिजली उत्पादन में ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह पर। और नदियों में केमिकल ना फैलने देना, प्रदूषण ना फैलने देना, गंदे कपड़ों को नदियों में ना फेंकना। इस सब को हम जो नागरिक हैं, जब हम जागरूक होंगे तभी जो आसपास के लोग हैं, देश है हमारा, जागरूक होगा। सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना है, तब हमें दूसरों को ये सभी जो अच्छी चीज़ें हैं बताना। आइए हम ऐसे आधुनिक भारत का निर्माण करें जो कि विकासशील भी हो, विकसित भी हो, और हरा भरा भी हो, और सुंदर भी हो। कैसे जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा जी से पूछा कि हमारा भारत जो है अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो श्रीमान राकेश शर्मा जी ने बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस बात को हमें बरकरार रखना चाहिए अपने